बचपन में ना हम सभी ने विज्ञान का वो एक प्रयोग जरूर देखा होगा या शायद खुद किया भी हो। हाँ, वो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला ना। बिल्कुल वही, हाँ। जहां हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास को धूप में रखकर नीचे रखे कागज को जलाते थे। अब देखिए, अगर धूप की किरणें बस यूं ही कागज पर गिर रही हों तो कुछ खास नहीं होता है। कागज बस थोड़ा सा गर्म होता है। हाँ, हाँ। ऊर्जा तो वही है, धूप भी वही है, लेकिन जैसे ही उस लेंस के जरिए हम उन सभी बिखरी हुई किरणों को एक ही बिंदु पर समेटते हैं ना, तो वहां आग लग जाती है। मतलब फोकस उसकी ताकत को हजारों गुना बढ़ा देता है। सही कहा। और मुझे लगता है कि ये शुरुआत बिल्कुल सटीक है हमारी आज की इस गहन चर्चा के लिए, है ना? अब सोचिए कि क्या हो अगर मैं कहूं कि ठीक यही सिद्धांत, मेरा मतलब है बिखरी हुई ऊर्जा को एक जगह समेटना, इंसानी दिमाग की थकावट को खत्म करने का सबसे एडवांस न्यूरोलॉजिकल तरीका है। ये सच में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जब हम इंसानी ध्यान और ऊर्जा की बात करते हैं ना, तो बिखराव ही हमारे नर्वस सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा में हम ठीक इसी विचार को इंसान की चेतना पर लागू करने वाले हैं। आज हमारे पास जो दस्तावेज है वो 12 मई 2026 का है। इसका शीर्षक है न्यूरोबायोलॉजी ऑफ द मुरली, द साइंस ऑफ कॉन्शियस मास्टरी। और ये कोई आम विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये अध्यात्म और आधुनिक विज्ञान, खासकर न्यूरोसाइंस, मनोविज्ञान और जो क्वांटम परिप्रेक्ष्य है, उसका एक बहुत ही अद्भुत संगम है। हाँ, और इस गहन चर्चा का जो हमारा मुख्य मिशन है वो यही समझना है कि कैसे आध्यात्मिक निर्देश, जिन्हें हम शायद सदियों से केवल दर्शन या फिलॉसफी मानते आए हैं, वो असल में हमारे नर्वस सिस्टम और ब्रेन केमिस्ट्री को भौतिक रूप से बदल देते हैं। भौतिक रूप से, बिल्कुल। तो इस दस्तावेज से जो सबसे अहम बात सामने आती है वो है एक बहुत ही जाना माना वाक्य, एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। अब सुनने में तो ये किसी भी मंदिर या आश्रम में बोला जाने वाला एक पारंपरिक आध्यात्मिक वाक्य लगता है। लेकिन विज्ञान की नजर से ये क्या है? मतलब ये सिर्फ एक उपदेश तो नहीं हो सकता ना? बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो ये कोई धार्मिक उपदेश नहीं है। इसका वैज्ञानिक अर्थ बहुत ही गहरा है। अच्छा, तो न्यूरोलॉजी इसे कैसे देखती है? इसका सीधा मतलब है अपनी भावनात्मक यानी इमोशनल और संज्ञानात्मक कॉग्निटिव ऊर्जा को एक ही स्थिर और उच्च बिंदु पे केंद्रित करना। एक ही बिंदु पर, जैसे वो मैग्नीफाइंग ग्लास कर रहा था। एकदम सही। जब स्रोत कहता है कि एक से प्रीत रखो, तो वो असल में हमारे नर्वस सिस्टम को एक कमांड दे रहा है कि अपनी सारी बिखरी हुई भावनाओं को एक जगह यूनिफाई करो। ये दिमाग के रेफरेंस पॉइंट को स्थिर करने की एक बेहद एडवांस तकनीक है। ठीक है, मैं ये बात समझ रहा हूँ, लेकिन ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करने की जरूरत ही क्या है? वो इसलिए, मतलब इसे समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी ऊर्जा असल में लीक कहाँ होती है। स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प निर्देश है कि एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। अब विज्ञान की भाषा में इस प्रीत या लगाव का क्या मतलब है? हम इंसानों का ध्यान बिखरता कैसे है? देखिए, प्रीत का वैज्ञानिक मतलब है इंसान की डीप इमोशनल अटैचमेंट सर्किटरी। अच्छा। हमारा दिमाग कैसे किसी चीज या इंसान से जुड़ता है, ये पूरी तरह से रसायनों का खेल है। इसे डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और दिमाग के लिम्बिक मेमोरी नेटवर्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रसायनों का खेल है। हाँ, तो जब भी कोई देहधारी यानी कोई सांसारिक इंसान, रिश्ता या यहाँ तक कि कोई भौतिक वस्तु भी हमें भावनात्मक उत्तेजना या पहचान देती है, तो हमारे दिमाग के कुछ खास हिस्से तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। तो दिमाग में बत्ती जल जाती है एक तरह से। बिल्कुल। और इनमें जो सबसे मुख्य हिस्से हैं वो हैं वेंट्रल स्ट्रिएटम और एमिगडाला। रुको, यहाँ मुझे एक बात समझनी है। वेंट्रल स्ट्रिएटम तो रिवॉर्ड सेंटर हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन एमिगडाला? हाँ, एमिगडाला तो मुख्य रूप से डर, खतरे या अलार्म का केंद्र होता है ना। तो जब हम किसी से प्यार या सुखद लगाव महसूस कर रहे हैं तो दिमाग का थ्रेट सेंटर यानी खतरे का अलार्म क्यों बजने लगता है? ये बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर ना इस स्रोत की गहराई समझ आती है। अच्छा। देखिए, जब हमें किसी बाहरी व्यक्ति या वस्तु से खुशी मिलती है तो दिमाग उसे एक सर्वाइवल मैकेनिज्म यानी जीवित रहने का साधन मान लेता है। मतलब दिमाग को लगता है कि इसके बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगा। बिल्कुल। एमिगडाला इसलिए सक्रिय होता है क्योंकि जहां गहरा लगाव होता है ना, वहीं उस लगाव को खोने का एक अवचेतन डर भी पैदा हो जाता है। अब कॉन्शियस डर। ओहो,
मतलब जो चीज खुशी दे रही है वही डर भी दे रही है। हाँ, क्योंकि डोपामाइन सिर्फ खुशी का हार्मोन नहीं है, ये एक सीकिंग या चाहत पैदा करने वाला हार्मोन है। ये दिमाग से कहता है कि मुझे वो चीज़ और चाहिए। और अगर वो चीज़ या वो इंसान उस वक्त उपलब्ध नहीं है तो एमिगडाला तुरंत पैनिक सिग्नल भेजता है। ओहो, मतलब जो चीज़ हमें खुशी दे रही है वही अंदर ही अंदर हमारे नर्वस सिस्टम को असुरक्षा का सिग्नल भी दे रही है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। बिल्कुल, यही कारण है कि लगाव भावनात्मक निर्भरता पैदा करता है। और देखिए, न्यूरोसाइंस ये नहीं कहता कि प्यार करना गलत है। हाँ, प्यार तो स्वाभाविक है। समस्या प्यार नहीं है, समस्या है कंपल्सिव थिंकिंग लूप्स, यानी मजबूरी में बार बार एक ही बात को सोचने की लत। हाँ, जब हम लूप में फंस जाते हैं। जब किसी की खुशी पूरी तरह से किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर हो जाती है तो उसके दिमाग में हार्मोनल अस्थिरता पैदा होती है। इंसान की अटेंशनल इंडिपेंडेंस यानी ध्यान की स्वतंत्रता छिन जाती है। वो आज़ाद नहीं रहता फिर। सही कहा। इसलिए स्रोत में कहा गया है कि बुद्धि टूटता नहीं। वो व्यक्ति न चाहते हुए भी उसी इंसान या वस्तु के बारे में ओवरथिंकिंग करता रहेगा। यार, इसे अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़कर देखें ना, ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी कंप्यूटर में एक साथ 50 ब्राउज़र टैब खुले हों। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। मतलब हर टैब में कोई अलग अलग वीडियो चल रहा है। एक टैब में किसी दोस्त की चिंता चल रही है, दूसरे में ऑफिस का तनाव है, तीसरे में किसी रिश्ते की असुरक्षा है। तो नतीजा क्या होगा? सिस्टम हैंग हो जाएगा। बिल्कुल, कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी पूरी तरह से भर जाएगी और सिस्टम हैंग होने लगेगा। नर्वस सिस्टम के साथ भी तो यही हो रहा है ना। हर एक भावनात्मक लगाव या चिंता दिमाग का एक ओपन टैब है जो हमारे मानसिक रैम और ग्लूकोज को सोख रहा है। हाँ, हर एक लगाव हमारी वर्किंग मेमोरी को खर्च करता है। इसीलिए इस बिखराव को रोकने के लिए स्रोत में जो समाधान दिया गया है वो है मामेकम याद करो, यानी सिर्फ एक को याद करो। सिर्फ एक को? हाँ, न्यूरोसाइंस में इसे अटेंशनल सिंगुलैरिटी या ध्यान का एकीकरण कहा जाता है। अटेंशनल सिंगुलैरिटी। जब ध्यान एक सर्वोच्च एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त सत्ता पर केंद्रित होता है जहां उसे खोने का कोई डर नहीं है तो एमिगडाला बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि वहां कुछ खोने का डर ही नहीं है। बिल्कुल। और तब फ्रंटल लोब में तालमेल बढ़ता है और हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी शरीर का वो सिस्टम जो रेस्ट और डाइजेस्ट यानी आराम और पाचन के लिए जिम्मेदार है। सही कहा। ये सिस्टम शरीर को बताता है कि अब कोई खतरा नहीं है, तुम अपनी ऊर्जा को बचाओ। ठीक है, तो अगर ये बात साफ हो गई कि बिखरे हुए ध्यान को एक जगह समेटने से दिमाग के सारे फालतू टैब बंद हो जाते हैं और रैम साफ हो जाती है, तो सवाल ये उठता है कि इस सिस्टम को रीबूट या खाली करने का सबसे अच्छा समय क्या है? मतलब हम ये कब करें? इसके लिए स्रोत में एक बहुत ही खास समय बताया गया है। हाँ, वो अमृत वेला। स्रोत में वाक्य है कि अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना। अब देखिए, सुबह उठ के ध्यान करना कोई नई बात तो है नहीं। हर संस्कृति में ऐसा कहा गया है कि सुबह उठो ध्यान करो। हाँ, वो तो है। लेकिन इसके पीछे की भौतिक या न्यूरोलॉजिकल वजह क्या है? मतलब दिमाग में उस वक्त ऐसा क्या खास हो रहा होता है? मैं बताती हूँ। न्यूरोलॉजिकली ना, अमृत वेला या सुबह का समय दिमाग के लिए सबसे ज्यादा ग्रहणशील यानी रिसेप्टिव समय होता है। अच्छा। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से थीटा अल्फा ट्रांजिशनल अवस्था में होता है। थीटा अल्फा अवस्था? हाँ, ये वो अवस्था है जहां चेतन और अवचेतन मन यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच की दीवार सबसे पतली होती है। इस समय बाहरी दुनिया का शोर कम होता है और सबसे अहम बात, हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी जो हिस्सा तर्क वितर्क करता है उसकी दखलंदाजी सबसे कम होती है। लेकिन एक सेकंड, सुबह के समय तो एक और चीज होती है ना? क्या? वो जिसे हम कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स या CAR कहते हैं। अब कॉर्टिसोल तो तनाव या स्ट्रेस का हार्मोन है, तो क्या वो हमें सुबह सुबह एंजाइटी नहीं देता? ध्यान करने के लिए तो ये बुरा होना चाहिए ना? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि कॉर्टिसोल हमेशा बुरा होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है। नहीं, सुबह के समय ये कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स शरीर का एक प्राकृतिक अलार्म क्लॉक है। ये खून में ग्लूकोज भेजता है और नर्वस सिस्टम को अलर्ट करता है। अलर्ट करता है। अब यहाँ सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल है। इस समय आपका दिमाग पूरी तरह अलर्ट है, लेकिन तर्क वितर्क यानी जो प्रीफ्रंटल इंटरफेरेंस है वो कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इस समय न्यूरोप्लास्टिसिटी
यानी दिमाग के तारों को फिर से जोड़ने की जो क्षमता है वो अपने चरम पर होती है। मतलब दिमाग बिल्कुल गीली मिट्टी की तरह होता है, जिसे हम कोई भी आकार दे सकते हैं। बिल्कुल सटीक। हाँ। अब सोचिए, अगर इस गीली मिट्टी वाले अलर्ट समय पर कोई अपना फोन उठाकर सोशल मीडिया देखने लगे या काम की चिंता करने लगे तो क्या होगा? तो वो कॉर्टिसोल दिन भर के लिए स्ट्रेस का रूप ले लेगा, वो उसी सांचे में ढल जाएगा। सही कहा। लेकिन अगर उसी समय हम एकांत में बैठ प्यार से याद करने का अभ्यास करें तो वो स्थिरता का निर्देश सीधे हमारे अवचेतन मन में छप जाता है। वाह। तो अगर मैं इसे सही से समझ जाऊं तो सुबह का ध्यान सिर्फ एक सदियों पुरानी परंपरा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में कॉर्टिसोल स्पाइक का फायदा उठाकर अपने अवचेतन मन की सबसे गहरी प्रोग्रामिंग को हैक करने का एक बहुत ही एडवांस्ड न्यूरोलॉजिकल अवसर है। एकदम सही। अगर सुबह सही जगह ध्यान लगा दिया तो दिन भर के लिए हमारा इमोशनल शॉक एब्जॉर्बर सेट हो जाता है, झटके सहने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। 100% सच। और यही कारण है कि जो लोग इस नियम का गहराई से पालन करते हैं वे दिन भर भावनात्मक रूप से ज्यादा स्थिर रहते हैं। ठीक है, लेकिन यार यहाँ एक और पेच है। मैं सोच रहा था कि मान लीजिए किसी ने सुबह बैठकर अपना सिस्टम बिल्कुल सेट कर लिया, दिमाग एकदम शांत है, लेकिन फिर दिन शुरू होता है, इंसान दुनिया का सामना करता है, ऑफिस जाता है, लोगों से बात करता है, और दोपहर 2 बजे तक वो पूरी तरह से मानसिक रूप से थक जाता है। ऐसा अक्सर होता है। हाँ, तो अगर सुबह सब इतना अच्छा था तो ये बैटरी दिन के बीच में लीक कहाँ हो रही है? ऊर्जा बचाने का असल तरीका क्या है? इसके लिए ना स्रोत में 2 बहुत ही दिलचस्प बातें कही गई हैं। वो क्या है? पहला, व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो, और दूसरा, सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। तो चलिए पहले व्यर्थ बोल को डिकोड करते हैं। हम सभी मानते हैं कि फालतू बातें या गपशप करना अच्छी आदत नहीं है, लेकिन विज्ञान इसे कॉग्निटिव पोल्यूशन या संज्ञानात्मक प्रदूषण क्यों कहता है? क्योंकि बोलना सिर्फ होठों और आवाज का काम नहीं है। हर एक फालतू बातचीत के पीछे हमारे दिमाग की बहुत भारी मशीनरी काम कर रही होती है। भारी मशीनरी? हाँ, जब हम बात करते हैं ना, खासकर जब हम फालतू बातें या गपशप कर रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग लगातार प्रेडिक्टिव प्रोसेसिंग कर रहा होता है। प्रेडिक्टिव प्रोसेसिंग, इसका मतलब क्या है? जरा आसान भाषा में समझाइए। इसका मतलब है कि दिमाग लगातार गणना कर रहा है। जैसे सामने वाला मेरी बात पर क्या सोचेगा, उसका क्या जवाब आएगा, मुझे उसके जवाब पर क्या एक्सप्रेशन देना है, कहीं वो मुझे जज तो नहीं कर रहा। ओह अच्छा। हम लगातार भविष्यवाणियां कर रहे होते हैं। हाँ। इसे मनोविज्ञान में सोशल सेल्फ मॉनिटरिंग कहते हैं, और ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये दिमाग के कीमती ग्लूकोज और हमारे ध्यान को बहुत तेजी से खर्च करता है। मतलब हम सिर्फ शब्द नहीं खर्च कर रहे हैं, हम अपना जैविक ईंधन यानी बायोलॉजिकल फ्यूल लगा रहे हैं। बिल्कुल। मैं इसे इस तरह देखता हूँ जी। जैसे रेड लाइट पर किसी गाड़ी का इंजन चालू छोड़ देना। बहुत अच्छा उदाहरण है। गाड़ी कहीं जा नहीं रही है, कोई सफर तय नहीं हो रहा है, बस बातें हो रही हैं, लेकिन इंजन फालतू में घूम रहा है और कीमती ईंधन यानी हमारा कॉग्निटिव फोकस जल रहा है। मौन रहने से हम उस ईंधन को बचा लेते हैं। इसमें कहा गया है सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। अब ये तो पूरी तरह से एक आध्यात्मिक या कवियों वाला शब्द लगता है, सच्चा दिल। इसका न्यूरोलॉजी से क्या लेना देना भाई? देखिए, सच्चे दिल का जो न्यूरोलॉजिकल अनुवाद है वो है कॉग्निटिव कॉन्ग्रुएंस, यानी संज्ञानात्मक अनुकूलता। कॉग्निटिव कॉन्ग्रुएंस मतलब तालमेल। हाँ, इसे ऐसे समझिए, जब इंसान सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है और करता कुछ और है, तो दिमाग में एक बहुत भारी टकराव पैदा होता है। अच्छा। मनोविज्ञान की भाषा में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। तो ये टकराव हमारी ऊर्जा कैसे नष्ट करता है? ये बहुत ज्यादा ऊर्जा नष्ट करता है। जब कोई व्यक्ति सच छिपाता है या दोहरा बर्ताव करता है, तो उसके दिमाग को एक साथ 2 सॉफ्टवेयर रन करने पड़ते हैं। 2 सॉफ्टवेयर? हाँ, पहला वो सच जिसे उसे दबाना है, और दूसरा वो झूठ या दिखावा जिसे उसे दुनिया के सामने पेश करना है। ओह, मतलब दिमाग डबल ड्यूटी कर रहा है। बिल्कुल। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को इन दोनों के बीच संतुलन बनाने के लिए भयंकर मात्रा में ग्लूकोज जलाना पड़ता है। तो इससे
थकान होती होगी। बहुत ज्यादा। इससे अंदर ही अंदर गिल्ट, एंग्जाइटी और मानसिक थकान बढ़ती है। इसके विपरीत जब आपके विचार, शब्द और कर्म एक ही दिशा में होते हैं, यानी इंसान जब सच्चा होता है, तो दिमाग को कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती। मतलब सिस्टम बिल्कुल स्मूथ चलता है, सुसंगतता या कोहेरेंस आ जाती है। हाँ, कमाल की बात है। यानी सच्चा दिल होना सिर्फ एक नैतिक गुण या मॉरल वैल्यू नहीं है, ये एक एफिशिएंट और ऊर्जा बचाने वाला मानसिक तंत्र है। बिल्कुल। ये सब सुनकर एक बात समझ आती है कि ये शांत कमरे में बैठकर ऊर्जा बचाना और सुसंगत रहना आसान है। वो तो है। लेकिन दुनिया में हमेशा शांति तो नहीं रहती ना। जब कोई बड़ा संकट आ जाए, कोई अफरा तफरी मच जाए, तब ये सारी मानसिक ट्रेनिंग कैसे काम आती है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। स्रोत में एक बहुत ही भारी वाक्य है, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ते, और अचल अडोल रहो। मतलब विनाश या संकट के समय जो स्थिर रहेगा वही जीतेगा। इस पर विज्ञान क्या कहता है? देखिए, ये इस पूरे दस्तावेज का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक हिस्सा है। ट्रॉमा न्यूरोसाइंस हमें इंसान के बारे में एक बहुत ही कड़वा सच बताता है। कड़वा सच वो क्या है? अत्यधिक तनाव या संकट के समय ना, कोई भी इंसान अपने उच्च आदर्शों या सीखी हुई अच्छी बातों के अनुसार काम नहीं करता। क्या बात कर रहे हैं? मतलब हमारी सारी ट्रेनिंग बेकार हो जाती है? एक तरह से हाँ। संकट के समय इंसान हमेशा अपनी सबसे गहरी न्यूरल कंडीशनिंग, यानी अपनी जो सबसे पक्की और पुरानी आदतें हैं, उसी के स्तर पर गिर जाता है। ये तो थोड़ा डरावना है यार। मतलब जब आग लगेगी तब हम वो नहीं करेंगे जो हमें समझदारी से करना चाहिए, बल्कि हम वो करेंगे जिसकी हमारे नर्वस सिस्टम को सबसे ज्यादा प्रैक्टिस है। बिल्कुल। अगर हमने घबराने की प्रैक्टिस की है तो हम घबराएंगे ही। 100%। इसलिए जिस दिमाग ने शांति के समय खुद को अचल अडोल यानी स्थिरता में प्रशिक्षित किया है, वो संकट के समय पैनिक नहीं करता। उसका वेगल टोन बहुत मजबूत होता है। वेगल टोन? ये वेगस नर्व से जुड़ा है ना? हाँ, वेगस नर्व हमारे दिमाग को हृदय और पेट से जोड़ती है। मजबूत वेगल टोन का मतलब है कि हमारा नर्वस सिस्टम खतरे के बीच भी हृदय गति को शांत रखने के सिग्नल भेज सकता है। वाह! इसी स्थिरता को स्रोत में विजयी होना कहा गया है। स्रोत में एक उदाहरण भी है इस बात पर। दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देना, यानी अपना सब कुछ न्योछावर कर देना। ये लचीलेपन या रेजिलियंस से कैसे जुड़ा है? मनोविज्ञान इसे पर्पस ड्रिवन रेजिलियंस कहता है, यानी उद्देश्य प्रेरित लचीलापन। किसी बहुत बड़े मिशन से जुड़ जाती है ना, तो उसका दिमाग दर्द और मुश्किलों को खतरे की तरह नहीं देखता। तो कैसे देखता है? वो उसे उस बड़े उद्देश्य के एक हिस्से की तरह प्रोसेस करता है। इससे इंसान बड़े से बड़ा त्याग बिना किसी मानसिक टूट-फूट के कर सकता है। ये तो बहुत ही पावरफुल है। अब जब हम चेतना, वास्तविकता और स्थिरता की बात कर रहे हैं, तो स्रोत में एक क्वांटम परिप्रेक्ष्य का भी जिक्र है कि चेतना हमारे अनुभव को बदलती है। लेकिन मैं यहाँ एक बात साफ करना चाहता हूँ। आजकल लोग क्वांटम फिजिक्स का नाम लेकर हर एक जादुई या छद्म आध्यात्मिक बात को सही ठहराने लगते हैं। असल में ये कनेक्शन क्या है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ वैज्ञानिक अखंडता यानी साइंटिफिक इंटेग्रिटी बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्वांटम मैकेनिक्स का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसने आत्मा या भगवान को लैब में सिद्ध कर दिया है। तो फिर इसमें क्वांटम शब्द का इस्तेमाल क्यों होता है? इसका कनेक्शन ऑब्जर्वर यानी देखने वाले के प्रभाव में है। ऑब्जर्वर इफेक्ट। हाँ, क्वांटम भौतिकी ये मानती है कि वास्तविकता कुछ हद तक इस बात पे निर्भर करती है कि उसे कौन और कैसे देख रहा है। यानी जो सब्जेक्टिव अवेयरनेस या चेतना है, उसे सिर्फ रसायनों का आउटपुट मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। तो इसका हमारी चर्चा से क्या लेना देना है? लेना देना ये है कि मुरली का दृष्टिकोण सिर्फ किताबी विज्ञान नहीं है। वो कहती है अनुभव करो। अच्छा, अनुभव करो। हाँ, ये फेनोमेनोलॉजिकल वेरिफिकेशन है। मतलब जब कोई ध्यान करता है तो वो खुद महसूस करता है कि उसकी चेतना बाहरी वास्तविकता को देखने का नजरिया कैसे बदल रही है। मतलब ये प्रयोग खुद पर करना है। स्रोत का वो जो सवाल है ना, परिस्थिति पावरफुल या स्वस्थिति, ये बात को बिल्कुल साफ कर देता है। बिल्कुल।
बाहरी परिस्थिति को शायद हम कंट्रोल ना कर सकें, लेकिन हमारी आंतरिक स्थिति कैसे रिएक्ट करेगी वो पूरी तरह हमारे हाथ में है। और इसी से हम इस स्रोत की सबसे गहरी अंतर्दृष्टि यानी सबसे गहरे इंसाइट पर पहुंचते हैं। वो क्या है? दस्तावेज के अंत में एक बहुत ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक सत्य सामने रखा गया है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। ओहो, ये वाक्य तो सुनने में थोड़ा चुभने वाला लग सकता है। हाँ, लग सकता है। मतलब कोई भी कह सकता है कि भाई मेरी जिंदगी में मुश्किलें हैं इसलिए खुशी नहीं है। इसे विज्ञान की भाषा में कैसे समझा जाए? इसका कड़वा लेकिन वैज्ञानिक सच ये है कि इंसान का इमोशनल बेसलाइन यानी उसका भावनात्मक आधार ये बता देता है कि उसका सबसे गहरा लगाव कहाँ है। अच्छा। हाँ, जो भी चीज या इंसान किसी व्यक्ति के मूड को, उसकी खुशी को नियंत्रित करता है, असल में वही उसकी चेतना का मास्टर है। बाप रे, ये तो सच में आंखें खोलने वाली बात है ना? इसका सार यही है कि जब हमारा नर्वस सिस्टम आध्यात्मिक रूप से एक स्थिर बिंदु पर केंद्रित होता है तो खुशी का पारा यानी हमारे सेरोटोनिन और डोपामाइन का स्तर बाहरी परिस्थितियों के बावजूद स्थिर रहता है। अगर खुशी किसी छोटी सी बात पर गायब हो जाती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि नर्वस सिस्टम उस बाहरी बात पर निर्भर था, न कि उस उच्च सत्ता पर। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये सब सिर्फ कुछ देर बैठकर अच्छा महसूस करने या किसी धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करने के बारे में नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये तो बिखरे हुए ध्यान को एक बिंदु पर लाने, कंपल्सिव थिंकिंग की लत से आज़ाद होने, अपने वेगल टोन को मजबूत करने और एक तनाव से भरे जीवन को एक स्थिर चेतना में बदलने की एक पूरी की पूरी मनोवैज्ञानिक तकनीक है। एकदम सही। इसका अंतिम लक्ष्य एक ऐसा रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम तैयार करना है जो दुनिया में मची कितनी भी बड़ी उथल-पुथल के बीच अपनी जगह पर बिल्कुल अडिग रह सके। और यही बात इस दस्तावेज को इतना खास बनाती है। तो जैसे हमने शुरुआत में उस मैग्नीफाइंग ग्लास की बात की थी ना, कि कैसे बिखरी ऊर्जा को एक जगह समेटकर आग पैदा की जा सकती है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि खुशी और शांति का स्तर ही ये तय करता है कि चेतना का असली लगाव किससे है। एकदम सच बात है। तो आज हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि जब अचानक कोई छोटी सी परेशानी आती है, जैसे कोई ट्रैफिक जैम, किसी की कही कोई कड़वी बात या कोई अनचाहा तनाव, तो उस पल में इंसान की जो पहली प्रतिक्रिया होती है वो उसकी सबसे गहरी न्यूरल कंडीशनिंग के बारे में क्या सच उजागर करती है। ये सोचने वाली बात है। क्या दिमाग का रिमोट कंट्रोल इंसान के अपने हाथों में है या वो किसी बाहरी परिस्थिति के कब्जे में है? इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस सवाल का जवाब किसी किताब में नहीं बल्कि खुद के भीतर के अनुभवों में ही मिलेगा।